सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल सिलेक्शन मंत्रा पर। आशा करता हूं साथियों आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और सीटेट 2022 की जो तैयारी आप सभी की है बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। साथियों सीटेट 2022 परीक्षा का नाम आते ही आपके मन में आता होगा आरंभ सीरीज जो हमारे चैनल से प्रोवाइड कराई जा रही है। CDP बाल विकास शिक्षा से जुड़े हुए डेली आपको 20 प्रश्न दिए जाते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। तो जैसे ही दोस्तों आपने इसको पसंद किया है, जैसे आपने प्यार दिया है, आज उम्मीद करता हूं कि आगे भी देते रहेंगे, सपोर्ट करते रहेंगे हमें। और चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये 12वां एपिसोड है, 12वां हिस्सा है आरंभ सीरीज का जो CDP से जुड़ा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला जो उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही साथ दोस्तों बताया दे रहा हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से जो मैथ्स पढ़ाई जा रही है, अमित सर के द्वारा स्पेशल मैथ्स की क्लासेस जा रही हैं सीटेट 2022 के लिए ही। अगर आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो चैनल में टाइमलाइन चेक करिएगा, वीडियो चेक करिएगा और आप देखिएगा और रोज़ लाइव जुड़िएगा, हमारे चैनल से जुड़िएगा, अपने दोस्तों के साथ साझा भी कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो ये शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला जो वीडियो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा, जो पहला प्रश्न है वीडियो का वह है निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो इसमें पहला है अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा है शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, तो इसका जो सही विकल्प है वो है आपका ए। कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे जो दिया हुआ है कि स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे फिल करना है कि अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत पे संबोधित किया गया था। किसके अतिरिक्त किया गया है? तो इसमें जो मानसिक कार्य को करने के लिए व्यक्ति को जिस ढंग से सूचनाओं को संसाधित किया जाता है, संपादित किया जाता है, उसको स्टर्नबर्ग ने ध्यान में रखते हुए 3 उप सिद्धांतों के आधार पर एक प्रतिपादन किया था, सिद्धांत का एक प्रतिपादन किया था जिसे त्रितंत्र सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? त्रितंत्र सिद्धांत कहा गया। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से हिस्से थे? एक था अवयवभूत जो आपका यहाँ पर है बी में, एक था आनुभविक डी हिस्सा है, और संदर्भगत। तो इसमें कौन सा नहीं था दोस्तों? सामाजिक नहीं था। सी आपका विकल्प इसमें से बिल्कुल सही है। तो उनके त्रितंत्र सिद्धांत में सामाजिक नहीं है, अवयवभूत है, अनुभविक है और संदर्भगत है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ जवाब आपको पसंद आया होगा। और आगे बढ़ते हैं। 223 जो 23 मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है वीडियो से, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं हैं? तो नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित, या वास्तविक की स्वीकृत स्वमूल्यांकन की योग्यता। तो आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। ये जो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित जो विकल्प दिया हुआ, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण नहीं हैं। मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है? एक समायोजी व्यवहार होता है। हम समायोजन करते हैं, अनुभव करते हैं, अनुकूलन करते हैं। तो व्यक्ति को ज़िंदगी के सभी क्षेत्रों में, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, तब इमोशनल जो एरिया हो, या सामाजिक हो, या शैक्षिक हो, तो इन सभी में व्यक्ति को समायोजन करना आना चाहिए, अनुकूलन करना आना चाहिए, व्यवहारिकता सभी को आनी चाहिए। तो बहुत ही विनीत हो जाना या स्वयं में सीमित हो जाना, ये अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 4 का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशन का, इंक्लूजन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? यह एक विश्वास है कि बच्चों को अपनी योग्यताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। यह एक विश्वास है कि कुछ बच्चे कभी कुछ सीख नहीं सकते हैं। और यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर को विशेष उपहार हैं। ठीक है, ईश्वर का विशेष उपहार हैं। तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो सी है आपका। यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशन का मतलब अगर हम एजुकेशन से देखते हैं, एजुकेशन के एटीट्यूड से देखते हैं, दृष्टिकोण से देखते हैं, पर्सपेक्टिव में देखते हैं, तो
इसको कहते हैं कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे वो विशिष्ट बच्चे हों, चाहे सामान्य बच्चे हों, मतलब किसी भी तरह के बच्चे हैं तो उनको एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। समावेशन, समावेशन एक आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्लस चार्ज होता है, एक माइनस चार्ज होता है। तो हमें इससे नहीं मतलब होता प्लस चार्ज हो या माइनस चार्ज हो, तो दोनों को जब साथ में रखा जाता है तो समावेश हो जाता है। मतलब दोनों को फिर दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। कोई प्लस है वो माइनस है, अगर माइनस है तो दोनों जब साथ में होंगे तो दोनों संतुलित हो जाते हैं। तो समावेशन इसे हम कह सकते हैं। विशिष्ट बच्चे, सामान्य बच्चे, किसी भी तरह के बच्चों को विद्यालय प्रणाली में एक समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समावेशन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। रोडसा परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं? रोडसा परीक्षण में कितने कार्ड्स होते हैं? तो रोडसा इंक ब्लड जो टेस्ट है उसमें 10 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। कितने कार्ड प्रयोग किए जाते हैं? आपका विकल्प बी सही है, 10 कार्ड प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो, कोई एक विद्यार्थी उसकी प्रवृत्ति को वो बदलना चाहता है, उसकी मतलब हैबिट को बदलना चाहता है, तो विद्यार्थी के साथ वो कड़ाई से पेश आना होगा उसको, या कक्षा के अन्य विद्यार्थियों को उससे न जाने योग्य दूरी बनाए रखने के लिए कहना होगा, मतलब संपर्क तोड़ देना चाहिए। उस समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, जो उसके आसपास के लोग हैं उनकी भी प्रवृत्ति बदलनी होगी, या विद्यालय को पढ़ने के प्रति प्रेरित करना होगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी, क्योंकि वो अनुकरण करके बाद में या उनको देख करके वो भी थोड़ा बहुत अपनी हैबिट में या अपनी प्रवृत्ति में वो परिवर्तन लाएगा ही। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, या अवयस्कों और समवयस्कों के साथ प्रक्रिया से। तो ये जो डी विकल्प है वो बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की का यही विचार था कि बच्चे वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। ठीक, इंटरेक्शन से सीखते हैं, या उनके साथ कोई क्रियाएं करते हैं, गतिविधियाँ करते हैं, उनसे सीखते हैं। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है संप्रेषक और व्याख्याता की, सुगमकर्ता की, निर्देशक की, तालमेल बैठाने वाले की। ठीक, तो इसमें आपका विकल्प बी बिल्कुल सही है, सुगमकर्ता की है। किसकी है? सुगमकर्ता की है। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ क्या है? बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, या बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व, और टी, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इसका जो विकल्प है वो सी सही है। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा, जैसे ये एक गोला बना हुआ, तो यहाँ पे ये बालक है, बाल केंद्रित। तो अब इस पर जो शिक्षा केंद्रित है, वो बाल केंद्रित शिक्षा है। मतलब सिर्फ बालक को केंद्र मान करके, यहाँ पे केंद्र क्या है? बालक है। क्या है? चाइल्ड है। ठीक है, तो इसको जो केंद्र मान करके शिक्षा दी जा रही है वो क्या है? वो बाल केंद्रित शिक्षा है। और इसका अर्थ क्या है कि अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाए। बच्चों की अभिव्यक्ति को, वो किसी भी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं, और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व दिया जाना ही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। दोस्तों, पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था में? देखिए, बार बार इसके पहले भी 2-3 वीडियोस में ये बात आई है, मैंने इस प्रश्न को रखा हुआ है। तो 2 से 7 वर्ष, देखो उनकी 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी। कितनी अवस्थाएं दी थी? 4 अवस्थाएं उन्होंने दी थी, बताई थी संज्ञानात्मक विकास की। जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी अपने सिद्धांत में, उन्होंने इनका प्रतिपादन किया था। और वो क्या थी? एक थी संवेदी गामक, देखते हैं इस पर लिखकर, संवेदी गामक थी जो 0 से 2 वर्ष की थी। दूसरी थी इनकी पूर्व संक्रियात्मक आप समझ जाइएगा, जो थी 2 से 7 वर्ष। और तीसरी थी मूर्त संक्रियात्मक, जो थी 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक। और फिर से औपचारिक संक्रियात्मक, जो क्या थी? औपचारिक, वो 11 से 15 वर्ष। ठीक है, तो आप जान गए होंगे इसमें से कि कौन सा विकल्प सही है। तो पूर्व संक्रियात्मक जो अवस्था है वो 2 से 7 वर्ष तक थी, और ये डी है। ठीक है, 2 से 7 वर्ष के बीच का जो संज्ञानात्मक विकास की अवस्था है वो क्या है? पूर्व संक्रियात्मक है, जो आपका विकल्प डी बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? अध्यापक के दृष्टिकोण से, उसके नज़रिए से जो प्रतिभाशीलता है वो किसका संयोजन, उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? ठीक, तो इसमें बात करते हैं। इसमें
उच्च योग्यता दिया है, उच्च सृजनात्मकता दिया है तथा उच्च वचनबद्धता दिया है। उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता या उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च स्मरण शक्ति। तो दोस्तों आपका विकल्प ए सही है। इसमें क्या होना चाहिए? उच्च योग्यता होना चाहिए, उच्च सृजनात्मकता होना चाहिए और उच्च वचनबद्धता। ये प्रतिभाशीलता का सही संयोजन है। फिर है बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है दोस्तों उसकी बात करते हैं, इनमें से कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? उच्च आत्म क्षमता, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, अंतर्दृष्टिपूर्वक समस्याओं का समाधान करना, उच्चतर श्रेणी की मानसिक प्रक्रियाएं। तो एक जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कालसनिक हुए हैं, उनका ये विचार था कि जो बच्चा अपने आयु स्तर के बच्चों में किसी योग्यता में अधिक हो तथा जो हमारे समाज के लिए अपने कार्यों से योगदान दे सकता है, उसे प्रतिभाशाली कहा जाता है। जो बच्चा क्या होता है, अपनी आयु के बच्चे से योग्यता में अधिक हो। जैसे कोई कक्षा 7 का बच्चा है, उसमें जो भी 7 का बच्चा है उसमें एक कोई बच्चा ऐसा है जो कक्षा 8 के बच्चों के जैसा कर लेता है या 9 के बच्चों के जैसा कर लेता है और अपनी कार्यों का योगदान दे सकता है, समाज में दे सकता है, विद्यालय में योगदान देता है। वो 7 के बच्चों के जैसा नहीं है, वो अपनी उम्र से 1 साल बड़ा या 2 साल बड़ा, तो वो बच्चे क्या हैं, वो प्रतिभाशाली हैं। ठीक है, कोई ज़्यादा प्रतिभाशाली होता है। तो कौन सी विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की नहीं है? तो इसमें जो बी है आपका, निम्न औसतीय मानसिक प्रक्रियाएं, ये नहीं। आप बिल्कुल समझ गए होंगे दोस्तों, ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है, विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, यह दीपावली त्यौहार समारोह पर प्रायोजन पूरा करके बच्चों का समूह बहुत से गणितीय कौशल सीख लेता है तो उसे क्या कहा जाता है, क्या कहा जाएगा? दीपावली त्यौहार समारोह पर वो प्रायोजन पूरा करके गणितीय कौशल सीख लेता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रासंगिक अधिगम कहते हैं, औपचारिक अधिगम कहते हैं या अनौपचारिक अधिगम कहते हैं या औपचारिकेतर अधिगम कहते हैं, नॉन फॉर्मल कहते हैं। तो दोस्तों यही विकल्प आपका सही है, नॉन फॉर्मल लर्निंग इसे कहा जाता है क्योंकि ये औपचारिकता से बढ़कर है, हटकर है। फिर आगे दोस्तों, यह सिखाना कि बड़ों का आदर कैसे किया जाता है तथा उनसे बात किस तरह की जाए। एक उदाहरण है, किसका है? सोशल कोहेशन का है या सामाजिक परिवर्तन का है, सोशल चेंज का है या सोशलाइजेशन का है या सोशल एडजस्टमेंट का है, सामाजिक संशक्ति का है, सामाजिक परिवर्तन का है, सामाजिकरण का है या सामाजिक समायोजन का है। तो दोस्तों ये उदाहरण है सामाजिक संशक्ति का है। किसका है? सामाजिक संशक्ति का ये उदाहरण है कि बड़ों का आदर कैसे किया जाए और उनसे बात किस तरह की जाए, बच्चों को सिखाना सामाजिक संशक्ति होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यह विचार कि विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी किया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। विकास की किसी भी अवस्था पर कुछ भी सिखाया जा सकता है, तो ये विचार किसका है? ये विचार है पियाजे का है, जीन पियाजे का है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन हो सकता है। सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन क्या है? अध्यापक है, परिवार है, राज्य है, उपर्युक्त में से कोई नहीं है। उपर्युक्त में से कोई नहीं है। तो जो अध्यापक है वो सामाजिक परिवर्तन का सशक्त साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है। वो अपने अनुभवों के द्वारा, विद्यालयी परिवेश के द्वारा और समाज में जो भी वो रहता है उसके हिसाब से जो अनुभव अपने क्लासरूम में साझा करता है, तो वो एक अध्यापक ही है जो सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त साधन हो सकता है। फिर दोस्तों, सही अर्थ हेतु भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत किसने की? ए.जे. एयर ने की, बर्ट्रैंड रसेल ने की, मार्शल एल बिग्गी ने की या जी मोर ने की? किसने की? तो विकल्प आपका बर्ट्रैंड रसेल, बी सही है बिल्कुल। बर्ट्रैंड रसेल ने भाषा के तार्किक विश्लेषण की वकालत की थी, सिद्धांत इसका दिया था। अगला प्रश्न है, पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में किसे सर्वोच्च स्थान दिया था? पावलोव ने किसको सर्वोच्च स्थान दिया था? तो दोस्तों पावलोव ने अनुबंधन सिद्धांत में सर्वोच्च स्थान सामीप्य के अनुबंधन को दिया था। किसको दिया था? सामीप्य के अनुबंधन को दिया था। विकल्प सी आपका सही है। फिर दोस्तों, भाषा संबंधी समस्या का समाधान करने के लिए द्विभाषा सूत्र किसने दिया? द्विभाषा सूत्र किसने दिया? तो राधाकृष्ण आयोग ने दिया। ठीक है, किसने दिया? राधाकृष्ण आयोग के द्वारा दिया गया। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा इसमें से युग्म सही है? अधिगम का क्लासिकी गेस्टाल्ट सिद्धांत कोहलर ने दिया है, बाकी ये गलत है। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत टालमैन का गलत है। अधिगम का सक्रिय सिद्धांत पावलोव का गलत है। तो दोस्तों आज के ये 20 प्रश्न थे। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इनको पसंद किया होगा।
और अभी तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने बेल आइकन सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको CDP के साथ साथ मैथ्स की क्लासेस भी, स्पेशल मैथ्स की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो उनको देखिएगा और अपनी पढ़ाई में 4 चाँद लगाइएगा, बेहतर बनाइएगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।